अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून, इनमें इख्तलाफात की खबरों पर मोहर तस्दीक सख्त हो गई है। पार्टी के बानी और कायद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने नून लीग में इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया है। वो कह रही हैं कि नून लीग के मुखालिफिन को नवाज शरीफ और पार्टी की ताकत का इदराक है। अगर किसी को नहीं तो वो मुस्लिम लीग नून के अपने चंद लोगों को नहीं है। जो लोग हमसे डर रहे हैं, हम आज भी उनसे डर रहे हैं। सुनिए ज़रा मरियम की बात। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज़ की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। मरियम नवाज की बात सुनकर कहा जा सकता है कि कुछ दिन पहले जो जावेद लतीफ़ ने पार्टी में कुछ लोगों के असाइनमेंट पर होकर काम करने का बयान दिया था, वो किसी और की नहीं बल्कि मरियम साहिबा की ज़बान बोल रहे थे, जिस शहबाज शरीफ ने उन्हें शो कॉज करवा दिया था। और इस वक्त भी मरियम ने जावेद लतीफ़ के दिफा की ही कोशिश की थी जब उनसे सवाल हुआ था जावेद लतीफ़ के हवाले से। सुनिए ज़रा। इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। वो जो 6-7 लोग हैं वो ग़ालिबन मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, मफामत वाले कह सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं। अब नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। जावेद लतीफ़ ने तो शहबाज शरीफ ग्रुप को असाइनमेंट पर काम करने वाला कहा था। मरियम का इशारा भी उसी तरफ लगता है, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि मरियम के अपने चचा से इख्तलाफात हैं। सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी क़यादत में इख्तलाफात की तस्दीक की थी। सुनिए उनकी बात भी। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। तो नईम अशरफ भट्ट मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट वाली बात का आगाज़ नईम अशरफ भट्ट साहब आपके इंटरव्यू से ही हुआ था। अब तो मरियम ने भी बड़ा खुलकर कह दिया है कि पार्टी में चंद लोग डरते हैं। उनका इशारा भी जावेद लतीफ़ साहब की तरफ, मफाहमती ग्रुप की तरफ ही लगता है। नईम साहब जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और बल्कि आज अभी मैं देख रहा था, जो आप देखें कि स्टेज में उनके साथ आज कौन था, मरियम नवाज के साथ बैठे थे। इससे पहले 1 दिन 2 दिन हमजा शहबाज बैठे, उन्होंने हमजा शहबाज की तारीफ़ की। कल शहबाज शरीफ को गाड़ी में कहा कि आप इंटरनेशनल सादक अमीन हो गए। आज वो दोनों नहीं हैं, और बल्कि मफामत वाला कोई भी नहीं है। उनके साथ परवेज़ रशीद बैठे थे, तलाल चौधरी थे, राना सनाउल्लाह कह सकते हैं कि वो दोनों तरफ ही उनका ताल्लुक अच्छा है, लेकिन जाहिर है वो उनकी सियासत मज़ामत वाली। तो आज उन्होंने, और आखिरी रोज़ भी था, इसके बाद अब मीटिंग्स ऐसे होनी नहीं है, तो आज उन्होंने क्लियर करना था। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि अचानक उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई है। सारी तकरीर ही बयानिए पर है, और सारी तकरीर ही ये है कि हमने अभी मज़ामत ही करनी है। और लग यही रहा है कि किरण के कोई मायूसी है, मामलात इनके कोई बेहतर नहीं हुए। क्या मैं इसे ऐसे कह सकती हूँ, कि जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए थे, यानी कि मरियम साहिबा के ग्रुप के सामने उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि चचा वाला ग्रुप डर गया है या वो डर रहा है? जी बिल्कुल, वो जब ग्रुप मौजूद होता था उस वक्त तो इन्होंने ऐसी बात नहीं की, बल्कि एक तो मीटिंग्स में वो नहीं भी थी। खास तौर पर जो गुजरांवाला डिवीजन का ग्रुप था, जिसमें ख्वाजा आसिफ थे और किसी हद तक हुरम दस्तगीर भी जो हैं वो भी मफामत की बात करते हैं। अब तो इवन साद रफ़ीक भी थोड़े से मफामत वाले हो गए हैं। पहले वो बड़े वो कह लें कि रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन अब वो भी हैं। तो इसलिए मफामत में ज़्यादा लोग हैं। आज उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन पैगाम उनको दिया गया और सारा क्लियर कर दिया गया। बल्कि आप देखें कि जावेद लतीफ़ साहब से 2-3 हाथ आगे बात उन्होंने की है, कोई इबहाम ही नहीं छोड़ा। कहा
कि कुछ लोग हमारे हैं जो डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं और जो इस चीज़ को मान नहीं रहे। पहले पूरा बयानिए की तारीफ की लंबी तकरीर के बाद में कहा कि कुछ लोग नहीं कर रहे, यानी तस्लीम कर लिया कि ये मामला ख़राब हैं और ये अभी तक इसके ऊपर ये उन लोगों को मना नहीं सके। और ये भी किरण आपको बता दूं, अब मुफाहमत वाले ज़्यादा हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में। ज़्यादा से मुराद है कि वो लोग जो इनके पुराने हैं इलेक्टेबल्स से भी बढ़ के हैं, जो नाम आपको पता है, हाजा आसिफ हैं, अगर साद रफीक उनके साथ राना तनवीर हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, अयाज सादिक हैं, राना तनवीर, ये सारे पुराने लोग हैं। पार्टी का सदर सबसे ज्यादा, फिर हमजा शहबाज भी उनके साथ हैं, राना नीचे आ जाएंगे सेकंड लेयर में, राना मशहूद, मलक अहमद, ये सब जो हैं वो मुफाहमत वाले हैं। इसलिए मुश्किलात, ये सबसे अहम बात इस सारी तकरीर में वो ये है कि मियाँ साहब और मरियम नवाज मुश्किल में हैं। मुश्किल में इसलिए हैं कि अक्सरियत जो है टॉप लेवल पे वो मुफाहमत की बात कर रही है, वो अब मजीद मार खाने को तैयार नहीं है। किरण ऑफ दी रिकॉर्ड सारे हमारे साथ यही बात करते हैं, हाथ बांध करके बड़ी हो गई है, अब मजीद मार नहीं हमने खानी। ये एक मासूमाना सवाल है सर, मुझे ये बता दें कि मरियम साहिबा किस डर की बात कर रही हैं, किससे डरने की बात कर रही हैं? कि हमारी पार्टी के लोग उनसे डरते हैं जो हमसे डरते हैं, तो ये चचा वाले ग्रुप को किससे डरने का बता रही हैं? कौन किससे डरता है? इनके ख्याल में ये है, इनके जहन में कि अब इन्हीं की तकरीर को मियाँ साहब की आज की तकरीर से जोड़ें और कुछ रोज़ पहले की भी, इनको ये लगता है, पता नहीं सही ख्याल है, खुशफहमी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त शायद इनसे थोड़ा उनको है कि ये क्योंकि इनका नारा बड़ा मजबूत है, कोई तहरीक चला लेंगे, कोई ऐसी बात आ जाएगी जैसा कि कुछ अर्सा पहले मियाँ साहब ने नाम लेने शुरू कर दिए। बिलावल ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि आप नाम लेने की बात तो गलत है, ये तो तय नहीं था। तो इनको ये लगता है कि कुछ लोग या कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनसे थोड़ा सा, इनके बयानियाँ बड़ा ही मकबूल है, वो घबरा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि हमारी अपनी जमात के लोग भी घबराए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सख्त दबाव में है। दबाव ये है कि अक्सरियत जो है वो मुफाहमत की तरफ है। ठीक है, इनका दबाव में अब जुमले फिसल गए मरियम साहिबा की जबान से। अब लेट्स सी के पूरी मुस्लिम लीग नून मिलकर इसको कवर अप करने की किस तरह से कोशिश करती है। नहीं मशरफ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज नसरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंशूर पर अमल करने में नाकाम, मुल्क को लूटा हुआ माल वापस लाने में नाकाम, आटा चीनी माफिया को रोकने में नाकाम, सस्ती गैस और बिजली फराहम करने में नाकाम, पेट्रोल और डॉलर की कीमत काबू करने में नाकाम। नाकामियों की फहरिस्त कम नहीं थी कि अपने ही MNA MPA भी काबू करने में नाकाम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ में पहले जहांगीर तरीन ग्रुप बना, फिर पंजाब में वज़ीर आला के खिलाफ ग्रुप सरगर्म हुआ और ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के 22 अरकान का नया ग्रुप बन गया है और उसने बाकायदा वज़ीर आज़म के कल होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत से माजरत की थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने नए ग्रुप को अपने चैम्बर में बुलाया और मुतालबात के हल की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बाद परवेज़ खटक ग्रुप पार्लिमानी इजलास में शरीक हुआ। परवेज़ खटक नाज़रीन पहले ही कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बने ही उनकी वजह से। याद कीजिए ज़रा उनकी बात। इमरान खान हुकूमत के दौरान को नहीं चले, लेकिन इमरान खान पमादी रसारात थी ये मानकी की सिशीवी दी चाप हिसम नश्ता टोल पाकिस्तान सर मुकाबला को टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन दी माइज्जत की असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो। अब कल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 70 मेंबरान भी गैर हाजिर रहे, जो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा साइन नहीं है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान ने तरक्याती फ़ंड्स और गैस स्कीमों का शिकवा किया है, जिस पर वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने अरकान को साफ जवाब देते हुए कहा है कि हमारे पास गैस है ही नहीं, पहले ही सब्सिडी पर गैस दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म से कहा है कि अगर सूरत हाल यही रही तो जितने मेंबर आपके सामने बैठे हैं उन सब की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। अरकान असम्बली स्कीम्स के बगैर और महंगाई की सूरत हाल भी अपने हलकों में किस मुँह से जाएँ। महंगाई पर जहां हुकूमत के अपने ही उन्हें ललकार रहे हैं, वहां वज़ीर आज़म अब भी महंगाई को वक्ती करार दे रहे हैं।
कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का। तो जब तक वेल्थ क्रिएशन होगी, दौलत में इजाफा होगा ही तो हम कर्जे वापस करेंगे। कोरोना की वजह से बड़े मसले आए क्योंकि सारी कम्युनिकेशन रुकी एक बार। अल्लाह ने हमें काफी इम्तिहानों में डाला। जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई। ये आर्जी तौर पे है। इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, तो उससे इंशाल्लाह सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। अब नाज़रीन, जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब महंगाई को आर्जी कह रहे थे, उसी वक्त वज़ीर आज़म की टेबल पर एक और समरी रखी हुई है जिसमें लिखा है कि पेट्रोल 5 रुपये मज़ीद महंगा कर दें। देखें वज़ीर आज़म साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन याद है कि 1 माह पहले ही पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो चुका है। अब इस पर बात करने के लिए मुझे फ़याज़ चौहान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। फ़याज़ साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है, महंगाई पे आप लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। अब जो पार्टी के अंदर सिचुएशन बन रही है सर, कल होने वाले इजलास में 70 में से कितने अरकान तहरीक इंसाफ के थे जो गैर हाजिर थे? फ़याज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, महंगाई इस वक्त कोरोना वायरस और कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। और पिछले साल सितंबर में जो शिपमेंट $400 की होती थी, आज 2021 में वही शिपमेंट शंघाई से और चाइना के किसी भी शहर से $10,000 पे हो रही है। ये मैं फर्क जो बता रहा हूँ, ये मेरे बात किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी प्रेसिडेंट को किसी बड़े शहर के ले लीजिएगा। अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाएगी तो मुझे दोबारा लीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा, पूरी कौम से माफी मांगूंगा। दूसरी तरफ मैं आपके सामने एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देता हूँ। पिछले साल सितंबर में इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी तेल की कीमत थी वो $42 फी बैरल थी। आज इस वक्त एग्जैक्ट इस वक्त $74 फी बैरल है। 80% इजाफा हुआ है पूरे एक साल के अंदर। पाकिस्तान के अंदर पिछले साल सितंबर में 103 रुपए का जनाब आपका लीटर पेट्रोल था और आज 123 रुपए का लीटर पेट्रोल है। 18% इजाफा हुआ है। फयाज साहब, अंडरस्टैंड करते हैं आपकी बात का सर। कोरोना की वजह से फयाज साहब, कोरोना की वजह से सब इफेक्ट हुए हैं, पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ तो 8-9% बढ़ गया। फयाज साहब, पेट्रोल का इजाफा हुआ है कीमतों में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की वजह से और PTI की हुकूमत ने सिर्फ 18% जो है ना उसको वो जो है वो सार्फिन के कंधों पे जो है वो लादा है। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया, कोरोना की वजह से जहाँ कमोडिटीज महंगी हुई हैं वहां पे शिपमेंट के अखराजात भी जो है ना कई 100% वो इजाफा हो चुका है। और ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का क्राइसिस है। अच्छा फयाज साहब, मैं दलाइल दे सकती हूँ सर आपको महंगाई के मामले पर, लेकिन मैं नहीं देती। चले ठीक है, मैं आपकी तमाम बातें मानती हूँ सर, लेकिन क्या आपकी फयाज साहब, मैं अभी फोन रख देता हूँ, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को और किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को ले लो। फयाज साहब, मेरी बात तो पूरी सुने ना सर, मेरा सवाल तो पूरा सुने। अगर ये गलत होंगी तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी ठीक है सर, एग्जैक्टली, चले मान लेती हूँ आपकी बात, मैं मान लेती हूँ, लेकिन क्या आपकी ये जो आपको बातें मालूम है वो आपके वजीर दिफा को नहीं मालूम? सर वो तारिक बशीर चीमा साहब को नहीं मालूम जो जमानत जब्त होने की बात कर रहे हैं? वजीर दिफा साहब नाराज हो रहे हैं सर, उन लोगों को नहीं मालूम? बता रहा हूँ किरण लाल साहिबा, मैंने आपको चैलेंज दिया है डंके की चोट पे कि किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को ले लो। पिछले साल सितंबर में अगर $400 जो शिपमेंट थी, आज $10,000 की शिपमेंट। अगर ये गलत है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर पिछले साल आपका $42 फी बैरल था अगर सितंबर 2020 में, आज अगर वो $74 फी जना बैरल नहीं है तो मैं माफी मांगूंगा पूरी कौम से। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी बात करूंगा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगा। महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन हम उसके बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब महंगाई का जो बर्डन है इंटरनेशनल मार्केट में जितना आया। अच्छा सर, फिर ये भी बता देना, $4 की जब आपको LNG मिल रही थी आप लोगों ने नहीं खरीदी, अब आप लोग 15 से 20 BTU पर खरीद रहे हैं सर, MMBTU पर खरीद रहे हैं सर। अगर महंगाई पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट आया है, भारत में 4% बढ़ती है महंगाई, बांग्लादेश में 4% बढ़ती है महंगाई, यहाँ पर सर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, 8 से 9% पे चले जाते हैं। फयाज साहब, कीमत पूरे इस रीजन के अंदर पाकिस्तान में सबसे कम है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। ये भी अगर मेरी बात को रद्द कर देना आप, तो फिर भी मैं आपसे माफी मांगूंगा। चलो अगली बात करो। आप इंडिया, आप बांग्लादेश, आप सऊदी अरब, आप किसी मुल्क का ले लें, आप बरतानिया का ले लें। बरतानिया के अंदर इस वक्त 300 रुपए का फी लीटर पेट्रोल है, 300 रुपए का। पाकिस्तान का जो 300 रुपया बनता है, तो भाई क्या बातें कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है।
कोरोना जो है ना हम लेके आए हैं, इमरान खान साहब लेके आए हैं। अब फयाज साहब इन मुल्कों में सर कुव्वत खरीद क्या है सर? सर जीडीपी क्या है इन मुल्कों की सर? जीडीपी का कैपिटल क्या है सर? साइड पे रखें जरा। जीडीपी पिछले 70 साल से पीटीआई की हुकूमत के मत्थे लगी हुई थी। जीडीपी पिछले 70 साल से जो है 73 साल से जो है वो इमरान खान साहब के जिम्मे थी। सर कीमत का महंगा या सस्ता होना आपकी कुव्वत खरीद पर डिपेंड करता है ना फयाज साहब। जो आज मजलूम बन के और महंगाई का जो है इशू पर सहारा लेके अपनी चोर बाजारी और अपनी करप्शन और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जीडीपी इन्हीं की करतूतों की वजह से जितनी है, कम है या ज्यादा है। हम तो 3 साल के अंदर इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोल रहे हैं किरण साहिबा। कोरोना वायरस के बावजूद, कोविड-19 अगेन फयाज साहब जो बात आप कर रहे हैं, मैं दोबारा आपसे यही कहूंगी कि जो बातें आप कर रहे हैं क्या आपके लोगों को नहीं मालूम? चीमा साहब वहाँ पे क्या कह रहे हैं, जमानतें जब्त हो जाएंगी अगर सूरत हाल यही रही तो? सर ये भी सुन ले तसल्ली से। इसको ब्रेकिंग चलाते रहिएगा, कल तक चलाते रहिएगा। जौन सा मर्जी पीटीआई का लीडर हो वो कान खोल के सुन ले, पीटीआई आज अगर इक़्तिदार में है तो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है। पीटीआई इक़्तिदार में है तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की स्ट्रगल की वजह से है। पीटीआई इक़्तिदार में है तो आपके वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की अनथक जिद्दोजहद की वजह से है। कोई अकल का अंधा ये समझता है ना तो उसकी वजह से इमरान खान इक़्तिदार में आया है, तो वो अकल का भी अंधा है और समझ का भी लूला और लंगड़ा है। बस ये भी सुन लो, चला देना इसको जितना चलाना है आपने। सर ये तो मैं चला लूंगी, फिर ये भी मान लेना कि महंगाई भी आप के लोगों की अपनी वजह से है सर। इसको चला देना। अगर किसी को गलत फहमी है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब वजीर आजम उसकी वजह से बने, तो उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा चला कोई नहीं होगा इस दुनिया में। सर ये मैसेज परवेज खटक को दे रहे हैं? और जिसको मर्जी सुन ले, जो भी आपने चलाना है, जिसको लिए भी चलाना है। सर इस तरह की बातें तो परवेज खटक ने ही की थी ना। जो वुज़रा कल पार्लिमानी पार्टी में कमेटी के अंदर एतराज करते रहे। सर आप ये पैगाम उनको दे रहे हैं ना फयाज साहब? पार्टियों के अंदर सब कुछ होता है किरण साहिबा। आप तो यहाँ पे टॉक शो कर रही है ना। हम पिछले 25 साल से इलेक्शन की सियासत, तो 42 साल से सियासत कर रहे हैं। जो आपके इक़्तिदार के अंदर हो या अपोजिशन के अंदर हो, पार्लिमानी जो सियासत होती है, पार्लिमानी जो मीटिंग होती है, उसमें हर कोई अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी तजर्बे और अपने इखलाक, अपने किरदार की बुनियाद पे जितनी उसकी होती है उसके मुताबिक बातें करता है। उसकी बुनियाद पे आप तजिए करना शुरू हो जाए कि पार्टी फेल तो फयाज साहब फिर नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात को उस पर आप लोग क्यों सर इतना ज्यादा चिल्लाते हैं? उसको क्यों खबरें बनाते हैं बड़ी बड़ी? और भाई हम नहीं बनाते, आप बनाते हैं। आप सारा दिन चलाते हैं। आज शीन लीग ने ये कहा, मीम लीग ने ये कहा, नून लीग ने ये कहा, हे लीग ने ये कहा। घंटा पहले आपकी चैनल ने मुझसे जनाब पूरा जनाब मरियम बेगम सफदर अवान की जनाब इस तजिए के ऊपर जनाब मेरे से भीपर लिया है। आप चलाते हैं। शेख साहब आप ना फयाज साहब शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन चलाता है, हम चलाते हैं या फिर आप लोगों की तरफ से बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान भी मुझे ज्वाइन कर, मैं खुशामदीद कहूँगी उनको। आलमगीर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कल होने वाले इजलास में 70 में से कितने अरकान तहरीक इंसाफ के थे जो नहीं आए थे, जो गैर हाजिर थे? मेरे इल्म में फिगर तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन काफी लोग एब्सेंट थे और मैं खुद भी नहीं था मौजूद, क्योंकि वहाँ मैं अपने हलके के कुछ इश्यूज की वजह से कराची में था और मीटिंग चूंकि शॉर्ट नोटिस पे कॉल हुई थी, यानी जो मीटिंग सुबह थी तो सुबह ही कुछ टाइम पहले ही हमें बताया गया कि मीटिंग है, तो उस टाइम मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था कि मैं वहाँ पहुँच सकता। और काफी और ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने हलकों में हो, तो इस वजह से वो पहुंच नहीं सके। अच्छा, कुछ असेंबली मेंबरान की तरफ से ये भी शिकवा किया गया है कि उन्हें तंजीमी उमूर में एतमाद भी नहीं लिया जाता। आपका भी इस तरह का शिकवा है और इसकी वजूहात क्या है? नहीं, मेरा जाती तो ऐसा कोई शिकवा नहीं। मेरी तंजीम मुझे हमेशा ऑन बोर्ड रखती कराची में, और मेरे हलके में जो तंजीम है वो मेरे साथ हम मिल के काम करते। जो MNA को डेवलपमेंट फंड्स मिलते वो भी तंजीम के जरिए ही हम जगह जगह जो तरक्याती काम होते तंजीम के जरिए लगाते, तंजीम उसकी निगरानी करती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाज जगह ऐसे केसेस आते हैं, देखें, जब या तो आप ये हो कि जमहूरियत ना हो, यानी इख्तिलाफ राय ही ना हो, तो फिर तो आप कह दें कि एक डिक्टेटरशिप हो, एक ही बंदे का डंडा हो और वो नीचे सबको चलाए और सब बेर बकरी की तरह चले। लेकिन जहाँ जमहूरी रिवायात होंगी वहाँ इख्तिलाफ राय भी होगा, वहाँ लोग राय का इजहार करेंगे। तो उसको ये ना समझा जाए कि ये कोई बदनज़मी है, या ये ना समझा जाए कि हाँ कई जगह डिसिप्लिन खराब होता
उस पर पार्टी एक्शन भी लेती, जजा सजा भी होती। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, गुलाब जो कि अब सिंध की तरफ आ गया है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। जो लो प्रेशर एरिया गुजरात की तरफ मूव करके आया सेंट्रल इंडिया से, वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट रेगियन सी पर मौजूद है। कराची से लो प्रेशर एरिया शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। खदशा ये है कि आइंदा 24 घंटों में साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब नाज़रीन सूरत हाल कुछ यूँ है कि कराची में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, सड़कों पर के इलेक्ट्रिक के पोल उखड़ कर गिर रहे हैं, दरख्त और छतें उड़ रही हैं, वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात कहता है कि रात गए शदीद तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माहीगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध ने सूबाई अरकान की ज़िलाई सतह पर ड्यूटीज़ लगा दी हैं। मुकेश चावला जनूबी तैमूर तालपुर को ब्रगी में हंगामी ड्यूटी के लिए मुतयन कर दिया गया है। सईद गनी शर्की, शैला रजा वस्ती, साजिद जोखियो मलीर यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि लियाकत अली आस्कानी और वक़ार मेहदी कीमाड़ी गरबी में ड्यूटी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए भी वज़रा और मुशीरान तैनात होंगे। इस पर बात करने के लिए मेहमानों में मेरे साथ मौजूद होंगे सरदार सरफराज साहब भी साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले उनसे मौसम की क्या इस वक्त सूरत हाल है और क्या वाकई जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिस तरह से इस वक्त एक हाइप क्रिएट की जा रही है, क्या यही सारी सिचुएशन है, ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, जो कुछ हम इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्या वाकई इसी तरह की सिचुएशन है? आप लोगों की तरफ से जो एक अलर्ट जारी किया गया है, रात गए तूफान का खदशा है सर? नहीं जी, रात गए तूफान का खतरा नहीं है। सोशल मीडिया तो बस पता नहीं, उनका बस चले तो सारा कुछ एकदम ही नीचे ले आए आसमान से। ये एक्चुअली अभी भी सिस्टम जो है वो डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। कराची से 250 किलोमीटर, अभी लेटेस्ट हमने जो थोड़ी देर पहले ये अलर्ट नंबर 3 इशू किया है, तो उसमें उसकी पोजीशन बताई गई है। कराची से 250 किलोमीटर है तकरीबन, और ठट्ठा से 200 किलोमीटर और 12 से 410 किलोमीटर। तो स्टिल इट इज़ डिप्रेशन, और कल कोई आफ्टरनून के आसपास तक चांस है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पहले कल सुबह तक था, लेकिन अभी उसके डेवलपमेंट में एक तरह से थोड़ा सा मजीद स्ट्रेंथ होने में डिले है। तो कल दोपहर तक आप कह सकते हैं कि साइक्लोन बन सकता है, और फिर उसके बाद मतलब उसका ट्रैक ज़्यादा वाज़े होगा। और अलबत्ता ये है कि बारिश जैसे कराची में आज तो हल्की हुई, मॉडरेट हुई, और रात गए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई तेज स्पेल हो जाए और कल फिर तेज बारिश का इम्कान है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल गलत है कि रात ही तूफान आया चाहता है। हाँ। सर सिर्फ ये बता दीजिए कि सिस्टम इस तरह का दिख रहा है, ये प्रेशर टूट सकता है सर, यही उसी आबूताब के साथ बढ़ रहा है आगे? नहीं, टूटने का इम्कान इसमें इस स्टेज पे ना इसके प्रेशर टूटने का इम्कान कम है, इसलिए कि जाहिर है जो कंडीशंस असल में जो उसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं इसकी मजीद स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए, यानी सी सरफेस टेम्परेचर होता है और लोअर एटमॉस्फेयर, फिर अपर एटमॉस्फेयर की विंड्स होती हैं, ये सारी चीजें एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके फेवर में है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। एडमिन मुर्तज़ा वहाब साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद आपको कहूँगी। मुर्तज़ा, पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें तो हमने देखा था बेहतरीन काम हुआ, लेकिन अब जो प्रेडिक्शन की जा रही है, जिस तरह की तूफ़ानी बारिशें बताई जा रही हैं, हवाओं के झक्कड़ बताए जा रहे हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट है आप लोगों की? बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, जो भी इंतज़ामिया कर सकती है सिचुएशन को निपटने के लिए, उस तरह की तैयारी की गई है, जिसके अंदर पिछले 1 साल में जहां जहां हमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन को, सेवरेज को ठीक करने की जरूरत थी, वो काम भी किया गया। और आपने देखा कि पहले जो 3 स्पेल साल के आए हैं, वो कि वो इतने सिवियर नहीं थे, लेकिन आधे पौन घंटे के अच्छे स्पेल्स थे। उन स्पेल्स को आपका जो नई इंटरवेंशन थी उसने अच्छे तरीके से टैकल किया। जैसे वजीर मेंशन, हर साल बारिशों में पानी की नजर वो एरिया हो जाता था, लेकिन अब की बार वहाँ जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का हमने निज़ाम डाला उससे फर्क पड़ा। इसी तरीके से गुलिस्तानी जफर सोसाइटी डूब जाती थी, अब की बार इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर नहीं हुई। इसी तरह नाता खान के एरिया में बड़ा प्रॉब्लम होता था, स्टार गेट के मकाम पर प्रॉब्लम होता था, वहाँ पर नहीं हुआ।
केडीए चौरंगी पे प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम हुई लेकिन उस लेवल की नहीं हुई। नाथा खान के अलावा ये जो नागन चौरंगी का एरिया है, यहाँ पर हमको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली जो जो हमने प्रिएम्प्टिव मेजर्स किए उनके कुछ ना कुछ मुस्बित असरात देखने में आए। जहाँ जहाँ हमको चोकिंग पॉइंट्स नजर आए, जहाँ गलतियां या कोई शरारत आइडेंटिफाई हुई, उसको अब की बार जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें हमने टेक इन टू अकाउंट किया है। और कल मैंने मीटिंग की थी जिसके अंदर तमाम डीएमसीज को बुलाया था, वाटर बोर्ड को, केएमसी को और सॉलिड वेस्ट को बुलाया था, और तमाम अफसरान को, एहलकारों को हिदायत दे दी गई थी कि प्रोएक्टिव अंदाज से पहले से जहाँ जहाँ चोकिंग पॉइंट्स थे उनको एड्रेस करते हुए वहां पर मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया जाए। तो मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया गया। अब देखें जब बारिश होगी तब सिचुएशन देखने में आएगी। हम गेयर्ड अप हैं, जो अमला है वो मोबिलाइज है, बेस्ट एफर्ट इंशाल्लाह करेंगे कि शरारत की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे डिटेल में इस पे शरारत पे पूछूंगी, क्योंकि पहले भी आप लोग कहा करते थे ना कि नालों के अंदर कुछ डाल दिया जाता है। अभी भी आप एक कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ शरारतें आइडेंटिफाई हुई हैं, मैं इस पे बात करूंगी। एक और भी टॉपिक पर मुझे आपसे बात करनी है मुर्तज़ा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आप मेरे साथ ही मौजूद। केएमसी ने खाकरोबों को मुतबादिल जगह दिए बगैर ही नारायणपुरा क्वार्टर्स की इमारत गिरा दी है। समा नहीं, गुज़श्ता माह नारायणपुरा के खंडात में रहने वाले खाकरोबों का मामला उठाया। कई खाकरोबों ने बेदखली के बाद पहली रात बच्चों के साथ मलबे में गुजारी। ये स्पेशल रिपोर्ट है जमजम सईद की 7 से 8 के लिए, ज़रा देखिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। को ये लग रहा है हमें शौक है इधर रहने का, हमें शौक नहीं है। हम अपनी मजबूरी से गुजार रहे वक्त यहाँ पर। वो लोग एक दिन के लिए यहाँ पर आए ना रहने के लिए, वो उन्हें तब पता लगेगा हम कितनी मुश्किल से और किस तरह रहते हैं। हम ये नहीं बोलता मैं महल दे दो, नहीं, बल्कि इतना मकान तो हमें दे दो जिसमें हम रह सके। जब रात को सोते हैं तो हम जब सोते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे ऊपर ये छत गिर जाएगी। इन लोगों की रिहाइश का हाल आपको दिखाते हैं। समा ने अगस्त में केएमसी के खाकरोबों की सरकारी रिहाइश का, नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स की खस्ता हाली का मामला उठाया था कि इन खंडरात में शहर को सबसे बुनियादी सर्विस देने वाले किस तरह अपने जिगर के टुकड़ों के साथ रह रहे थे। समा की निशानदही पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी नारायणपुरा क्वार्टर्स के मकीनों को मुतबादिल जगह देने का वादा किया था। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये भी हमारा असास है, उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो तमाम इक़दाम इंशाल्लाह उठाए जाएं। मगर समा की इस तहलका खेज रिपोर्ट चलने के बाद जो कुछ हुआ वो केएमसी के स्वीपर्स के वहमो गुमान में भी ना था। यानी उन्हें मुतबादिल जगह दिए बगैर ही उन खंडरात से भी महरूम कर दिया गया। नारायणपुरा क्वार्टर्स को तोड़ना शुरू कर दिया गया और इन खाकरोबों को पूरी रात बच्चों के साथ मलबे पर गुजारनी पड़ी। समा में जब रिपोर्ट चली है ना, तो ये जब आए इन्होंने घर तोड़ना शुरू कर दिए। ऐसा एक्शन हुआ कि हमें घर बेघरों के मलबे पे सोना पड़ा। केएमसी के एक्शन से बेघर होने वाली अनीला अब अपनी कलील तनख्वाह का बड़ा हिस्सा इस मकान के किराए पर खर्च कर रही है और इसे वो मुतबादिल जगह मिलने के साथ नारायणपुरा क्वार्टर्स की नई इमारत में रिहाइश मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। ये हम 14 सालों से सुन रहे, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और जब से ये टूटने का कर रहे थे। अब टूट गई, अब बनेगा कब? अब पता नहीं इनको बनते भी कितना टाइम लगेगा। जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते, मुझे किसी को कोई पैगाम नहीं देना। हम लोग खुद इतने मजबूर हो चुके, कोई नहीं किसी की सुनते। इतने सालों से तो बोल रहे थे हमारे लिए कुछ करो, कुछ किया नहीं किया, तो आगे क्या उम्मीद रखें। नारायणपुरा की इमारत तेजी से मलबे का ढेर बनती गई, मगर मकीनों को ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ जाएं। केएमसी मुलाजमीन के वो घर जो खंडरात बन चुके थे और समा ने ये मामला उठाया था
जिस पर एक्शन लेते हुए आज इस खस्ताहाल इमारत को गिराया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर यहाँ पर बसने वाले जाएं तो जाएं कहाँ। इमारत को गिराने की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले केएमसी अफसर का दावा था कि नारायणपुरा से बेदखल होने वालों को मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई है। 62 फैमिलीज इधर क्वार्टर थे, उनको हमने वर्कशॉप में तकरीबन आधे से ज़्यादा 42 उधर किए थे, 52। उसके बाद स्पेंसर आई हॉस्पिटल में 11-12 उधर हमने शिफ्ट किए हैं। केएमसी के अफसर जो भी कहें, मगर इन खंडरात से निकाले गए अफराद कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। पूरी रात बच्चों ने यहाँ गुजारी खुले आसमान के नीचे। वो कहाँ जाएंगे? आप कोई जगह तो उन्हें दिए कि हाँ वो आप तोड़ दिए, आप कोई मसला नहीं, मगर आप उनको उनके रहने के लिए रिहाइश तो दिए। केएमसी अफसर के दावों की तस्दीक के लिए समा उन इलाकों में भी पहुंचा जहां नारायणपुरा के खाकरोबों को मुतबादिल जगह देने का दावा किया गया था, मगर वहां खंडरात से बेदखल किए जाने वालों का कोई सुराग न मिला। मैं तो साल्टर हाउस में रहता हूँ, ठीक है, हमने तो यहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं देखे, कोई घनशोली नारायणपुरा से यहाँ पर कोई लोग आए रहने के लिए। इस वक्त मैं नारायणपुरा के ही इलाका मकीनों के साथ मौजूद हूँ और ये हमें अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं समा की टीम को कि किस तरह से वादे किए गए थे मुतबादिल देने के, लेकिन किसी किस्म का कोई मुतबादिल नहीं दिया गया। मेरे सामने ये लोग जितने भी खड़े हुए आप देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई जो है वो मुतबादिल इन्हें नहीं दिया गया। कुछ लोगों को नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर से कई साल पहले मुतबादिल जगह दी गई थी। इस जगह का क्या हाल है ये आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए। आपको कोई मुतबादिल कोई घर दिया है कि नहीं दिया? एक छोटी सी जगह बना के दे दी है जिसमें 10 बाई 10 का कमरा है, ना वॉशरूम है, ना कुछ है, ना बिजली, ना गैस, ना पानी। बस वो खाली एक कुटिया बना के दे दी है कि बस उसमें आप रिहाइश करो अपनी। उसमें तो हमारी फैमिली नहीं रह सकती, हम कहीं पे किराए पे रह रहे हैं। कराची में हर तरफ गंदगी और कचरे के ढेर मौजूद होने की एक वजह केएमसी का इन खाकरोबों के साथ रवा रखा गया ये रवैया भी हो सकता है। कैमरामैन शाहिद बलोच और मरहूब हुसैन के साथ जमजम सईद, समा, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साथ ही मौजूद हैं। सर, कुछ कर रहे हैं इन लोगों के लिए? आपने जो स्टोरी चलाई बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी अहम है और मैं हमदर्दी करता हूँ इन तमाम अपने साथियों से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किरण, जो आपको अपने टीवी चैनल पर दिखानी चाहिए कि बिल्डिंग ये क्यों गिराई जा रही है। ये जो अकोमोडेशन है ये डेंजरस हो गई थी और किसी वक्त भी ये गिर सकती थी। अगर ये बिल्डिंग नहीं गिराई जाती, इनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता, तो अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन ऐसी होती जहाँ पर इस मलबे के अंदर मासूम जाने जा सकती थी। इसलिए केएमसी के पास कोई और चारा नहीं था ये एक्शन लेने के हवाले से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किरण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तस्वीर के दोनों रुख आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पिछले महीने मेरे प्रोग्राम में ये मामला उठा था, हमने खस्ताहाली ही दिखाई थी, उसके बाद ही ये एक्शन हुआ और एक्शन होने के बाद इन लोगों को शिफ्ट होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी था ना सर। बिल्कुल। और इनके शिफ्ट होने के लिए क्या किया जा रहा है? मैंने किरण सबसे पहले काम, जब मेरे नोटिस में ये चीज लाई गई थी तो सबसे पहले मैंने केएमसी की टीम को ये कहा था कि चेक करें कि क्या इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि इन लोगों से ये छत ना छिने। लेकिन जब मुझे वहां से कंफर्मेशन ये आई, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, एक्सपर्ट्स हैं कि इस तरह की चीज नहीं की जा सकती, इसलिए मजबूरी में ये चीज करनी पड़ी। अब जो ऑल्टरनेट है किरण, इस वक्त ऑल्टरनेट अकोमोडेशन केएमसी के पास मौजूद है नहीं। ये एक बड़ा बुनियादी इशू है। तो उसमें इमीडिएट तरीके से तो कोई रिलीफ की चीज नहीं हो सकती, बट कुछ जो हम रिफॉर्म बेस्ड काम करें जिसके अंदर हम केएमसी के रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उसके ऊपर पेटी पॉलिटिक्स लोगों ने नहीं की और हमें वो काम करने दिया और हमारे वो रेवेन्यू सोर्सेज सही तरीके से जनरेट हो गए इंशाल्लाह सर, क्योंकि ये कॉज ऐसा है, इसके लिए दुआ गुआएं, केएमसी स्ट्रांग हो, मसला हल हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत शुक्रिया। आप सब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़मीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़मीन। आपको सोशल मीडिया पर रात से एक खबर वायरल है जिसकी वजह से IBA पर शदीद तनकीद की जा रही है।
जब्राइल नामी तालिब इल्म को मुबैना तौर पर हरासानी के वाक़े को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से निकाला गया है। IBA इंतज़ामिया का दावा है कि हरासानी मामले की तहकीकात हो रही हैं और जब्राइल से भी कहा गया था कि फेसबुक से पोस्ट को डिलीट कर दे और इंतज़ामिया की रूल्स के मुताबिक ही कंप्लेन करे, लेकिन उसने पोस्ट को डिलीट करने से इनकार किया, जिसके बाद कमेटी ने उसे निकालने का फैसला किया है। मोहम्मद जब्राइल 2 माह बाद ग्रेजुएट होने वाले थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जबरान नासिर, जो कि वकील हैं मोहम्मद जब्राइल के। थैंक यू वेरी मच जबरान। सबसे पहले तो मुझे ये वाक़या, ये मामला इस नहज पर कैसे पहुंच गया, क्या हो रहा है आगे, ये बता दीजिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, मदऊ करने के लिए शुक्रिया। इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस वाक़े ने फिर से हमें हमारे सामने इस बात को आयां किया है कि 2 तबकात इस माशरे में वनरेबल हैं। एक ख़वातीन जिनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और हरासमेंट के हवाले से दाद रसी प्राइवेट इदारों के अंदर भी हमें नापैद नज़र आती है, और दूसरे हमारे तुलबा जिनको हक गोई का फ़न सिखाने के बजाय ये बताया जा रहा है कि अगर तुम जुल्म जबर या नाइंसाफ़ी होते देखो तो सर झुका लो, इसके ऊपर शोर मत मचाओ, अपना हक मत अदा करो। यानी कि अगर जामियात से ये तुलबा ये सबक लेके कल को CSS करके हुकूमत में जाएंगे या बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे या मल्टीनेशनल में जाएंगे और वहाँ कोई करप्शन या कोई हरासगी का वाक़या होता है तो उनको दर्स दिया जा रहा है कि आप नज़रें नीचे रखें, आप इसके बारे में शोर न मचाएँ। दूसरी बात, जहाँ जब्राइल को निकालने के बाद ये कहा जा रहा है कि जी उस हरासमेंट कमेटी जो है वो कर रही है इसकी इंक्वायरी, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 3 हफ्ते हो गए हैं, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। कल खबर वायरल होने के बाद देर रात जो है खातून को जो विक्टिम है इस वाक़े में रब्ता किया गया कि जी आज आ जाइए और हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो ये अगेन एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, और ये सिर्फ मैं IBA का इशू नहीं बनाऊंगा। हमने पिछले गुज़िश्ता सालों में देखा है कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को एक मीडियम मिला है अपनी बात करने का, तो कराची यूनिवर्सिटी हो, बहरिया यूनिवर्सिटी हो, इकरा यूनिवर्सिटी हो, बतेरे कैंपस न सिर्फ कराची के बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से जामियात से हमें इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, हिरासानी के मामला हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मामला सामने आने के अलावा कुछ हो क्यों नहीं रहा है इसको रोकने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल के अंदर अभी तक एक फ़र्क है, कॉल और फेल के अंदर तजाद है। हम बात तो करते हैं कि तुलबा को जो है वो हक सच बोलना चाहिए, हम बात तो करते हैं कि ख़वातीन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्पेस देनी चाहिए और उनको अपने हवाले से इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या फ़ैसला करना चाहती हैं, मगर जब अमल की बात आती है तो हम सरनिगू कर लेते हैं रवायात के आगे। देखिए, इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है इस पूरी बहस के अंदर कि जो इस इदारे के ऊपर इल्ज़ाम उठ रहा है या उंगली उठ रही है, इसका नाम IBA है। एक बहुत मोतबर इदारा है, शायद कराची का तालीमी इदारों में सबसे मोतबर इदारा है। और इसीलिए मैंने उनके डायरेक्टर को भी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जबरान साहब, मैंने उनको भी इनवाइट किया था प्रोग्राम में। इनफैक्ट उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो प्रोग्राम में साथ होंगे, तो अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं अभी भी उनको इनवाइट कर रही हूँ कि वो प्लीज आ जाएं ताकि अब वो अपना मौक़िफ़ दे सकें। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये इदारा वो नहीं है जिसके ख्वाब लेके लकी मरवत से 94% नंबर लेके इंटर मैट्रिक में फुल स्कॉलरशिप लेके IBA जो है वो मोहम्मद जब्राइल आया था। यकीनी तौर पे इन फैसलों के ऊपर इनकी इंतजामिया को नज़रसानी करने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि इस डैमेज को कंटेन मुलाजमा उन्होंने अभी हिरासानी की शिकायत की है इदारे में, इस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई इस पर? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी शिकायत तो कुछ हफ्ते हो चुके हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ उनको बुला के इनफैक्ट ये बताया गया था कि मोहम्मद जब्राइल को तो डिसिप्लिनरी कमेटी देख रही है, आप अब कोई और आई विटनेस का इंतज़ाम करें। यानी कि एक बच्चे को आप एक्सपेल करके, जो कि आई विटनेस है, एक तालिब इल्म को आप कैंपस पे तमाम तुलबा, ख़वातीन और स्टाफ को ये पैगाम दे रहे हैं कि भरे हॉल के अंदर भी अगर आपके साथ हरासमेंट हो जाए तो किसी आई विटनेस को देख के कंफर्टेबल ना फील कीजिएगा, जो कि उसको तो हम निकाल देंगे, तो आप तनहा हैं, आप जहाँ पे भी हैं। अच्छा हो जाता अगर IBA के डायरेक्टर साहब भी मेरे प्रोग्राम में साथ हो जाते, उनका भी मौक़िफ़ आ जाता। बहुत शुक्रिया आपका जबरान नासिर। बहुत क्विकली नाज़रीन, मुझे आगे बढ़ना है, वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का। अमरीकी लॉबी अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा बजरिया बिल पाकिस्तान पर डालने को तैयार है। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर 22 सेनेटर्स ने बिल पेश किया है, जिसमें तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और उनका साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अमरीकी जनरल्स की जानिब से तस्लीम किया है कि उन्हें अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, साथ ही उनके जमहूरी रवैये को लेकर सर पाकिस्तान में लोग अपने इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। सर, अब अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियों जैसा सख्त इक़दाम उठा सकता है, क्योंकि ये बिल वहाँ के अपोजिशन अरकान की तरफ से पेश किया गया है। फारूक साहब जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये और ख़ासकर ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं जो ये बिल लेके आए हैं, और मैं हैरान हूँ कि ये रिपब्लिकन ये चीज़ भूल गए हैं कि अभी बिल्कुल चंद महीने पहले ये पाकिस्तान था जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में
अपना अमेरिकन गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट था, हमने आउट ऑफ द वे जाकर उसको फैसिलिटेट किया था और हमने जिसकी वजह से उनको एक फेस सेविंग एग्जिट मिला अपना अफगानिस्तान से। अब जब स्केप गोट करने का वक्त है, बताइए कि अपने गिरबान में झांकी और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करें। जब उनके जनरल खुद कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था, ये जंग हमने हारी है, तो पाकिस्तान की ये ज़्यादातर इस पर पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है और मुमकिन सैंक्शंस की बात की है इस बिल में। मैं ये समझता हूँ ये बात बड़ी क्लियर है कि एक बुनियादी बात समझे कि अमेरिका हैज ऑलवेज बीन एक अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी और अनग्रेटफुल पाकिस्तान का सो कॉल्ड एलाय रहा है और 2-3 मरतबा पाकिस्तान पे उन्होंने सैंक्शन भी लगाई है जब कभी हमने उनकी लाइन टो नहीं की और जब कभी हमारे उनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं किए। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी लाइन टो नहीं कर रहे, हम उनको बेसिस नहीं दे रहे, एब्सोल्यूट नॉट की बात हो रही है। हम सर जंगी मैदान में जरूर अमेरिका को शिकस्त हुई होगी, लेकिन जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान की उसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट आ रहा है। 173 का ऑलरेडी डॉलर हो चुका है, रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं कि 180 तक जा सकता है। तो हमने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की हुई थी कि ये इम्पैक्ट तो आएगा ऑब्वियसली हमारे ऊपर। जी देखिए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अगर अमेरिका को क्लियरली कह लें हम आपकी जंग में हम शामिल नहीं होंगे, हम आपको बेसिस नहीं देंगे, हम उसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी को अपने नेबर्स के खिलाफ, तो लिहाजा उसका रिएक्शन तो आएगा और ये अब आ रहा है। आप देखेंगे कि FATF में भी अमेरिका जो है ये हमें अपोज करेगा, IMF हमारी आर्म टेस्टिंग करेगा। अमेरिका हो सकता है अगर ये बिल पास हो जाए तो इकोनॉमिक मिलिट्री सैंक्शन भी लगाए जिस तरह मादी में। सर पाकिस्तान के पास कोई प्लान भी है या हम यही सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमने सिर्फ यही सोचा हुआ था कि डूबेंगे? सर नहीं जी, बात ये कि पहले भी सैंक्शन अगर लगी हैं, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शन, हमने उनको बर्दाश्त किया है। मेरा ख्याल है हमने एज अ सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि इस तरह का मुश्किल वक्त आ सकता है, लेकिन अभी हालात बदल गए। अभी CPEC इज द गेम चेंजर। चीन के साथ हमारे जो रियल सुपर पावर तो चीन है, उनके साथ हमारे ऑल आउट इकोनॉमिक और डिफेंस ताल्लुकात हैं। रूस के इकोनॉमिकली तो सर इकोनॉमिकली तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है सर, कैसे हम इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन देखें आगे जो जिस तरह मैं ये नहीं कहता हूँ हम अमेरिका के साथ कुछ जंग करें। हमने अमेरिका के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है, उनको हमने डिप्लोमेटिकली एंगेज करना है, उनको बावर करना है, समझाना है कि ये आपकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पॉलिसी मादी में तो चल गई थी, अब भी चलेगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इस खत्ते में और सिक्योरिटी सिचुएशन बदल गई है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब आबिद चीफ बार बार उनको समझा रहे हैं कि जनाब अब हम वी आर गोइंग टू बी पार्टनर्स इन पीस, हम किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। तो अमेरिका को हमें समझाना है। और CPEC पे चीन के साथ CPEC की बात कर रहे हैं, वजीर आजम साहब तो CPEC की स्लो प्रोग्रेस का एतराफ कर रहे हैं। सर देखिए, स्लो प्रोग्रेस नहीं, CPEC चल रही है, गवादर ऑपरेशनलाइज हो गया, वहाँ ट्रांजिट ट्रेड भी चल रही है, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी अल्हम्दुलिल्लाह आप CPEC को इस्तेमाल करेंगे, रूस भी बीच में शामिल हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमरीकी समझते हैं कि अब वो हालात नहीं है पाकिस्तान के वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी पीर को। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।